इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। हमने अब तक जितने चैप्टर्स करे हैं, कैपिटल गेन करा है, सैलरी करी है, हाउस प्रॉपर्टी करी है, हमने हर चैप्टर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करा है, हर चैप्टर में एग्जम्पशंस के बारे में पढ़ा है कि इस चैप्टर में इतनी इतनी एग्जम्पशन है। जैसे सैलरी में आपको 50,000 की एग्जम्पशन मिलती है, तो ये सबको मिलनी है। हाउस प्रॉपर्टी में आपके 24 सेक्शन के अंडर आपको एग्जम्पशन थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली हुई थी, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ अपनी इनकम्स के ऊपर 50% माफ़ है, 10% माफ़ है। तो ऐसे आपको हर चैप्टर में एग्जम्पशंस अलग से गिवन थी। कुछ चीज़ें पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी एग्जाम्प्ट होती है। ज़्यादातर सैलरी चैप्टर में ये ज़्यादा एग्जम्पशंस सैलरी चैप्टर में है, क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है उसमें से कितना पोर्शन सैलरी का माफ़ है। तो हर सैलरी के जितने पॉइंट्स थे हर एक में हमने एग्जम्पशन करी है। तो ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव ट्रैवल कंसेशन, रिट्रेंचमेंट, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंसेस, तो सैलरी चैप्टर में हर एक में कुछ ना कुछ एग्जम्पशन थी। तो हमें कुछ भी मिलता था, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता था, तो उसमें अगर 1,50,000 मिला था तो हमें उसकी एग्जम्पशन के लिए पॉइंट्स गिवन थे कि इनमें से सबसे जो लीस्ट होएगा वो एग्जम्प्ट होएगा। तो हर एक चैप्टर में अपने अपने पॉइंट्स थे और कुछ चीज़ें हैं ये जो फुली एग्जम्प्ट है। तो ये चैप्टर फुली एग्जम्प्ट वाली चीज़ों के ऊपर है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ये इन्होंने कौन सा है? एग्जम्पशन, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये 3rd चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है ये? है नहीं? नहीं तो मुझे दिख नहीं रहा ये। मैं पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर रेजिडेंस वाला है, सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, कैपिटल गेन्स वाला है, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। दूसरी आपका हटा तो नहीं दिया? इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन वो तो क्लबिंग हो गया। इनकम है एक। एग्रीगेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला है, फिर डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई है, फिर एडवांस टैक्स टीडीएस वाला है, फिर प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट है, और लास्ट में इनकम टैक्स। ये फिर आपको ना बीच में होएगा, बीच में चैप्टर्स के बीच में अलग से नहीं आपको दिया हुआ, लेकिन चैप्टर्स के बीच में हो, क्योंकि ये तो कॉमन पार्ट है सब चैप्टर्स का। ओके मैम। हाँ, मतलब ये चैप्टर आपका फिर अलग से नहीं उन्होंने बनाया हुआ, लेकिन ये होएगा बीच में आपके, जैसे फर्स्ट चैप्टर के बीच में आ जाएगा, ऐसे कुछ ना कुछ बीच में होएगा। ओके मैम। क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना ये कॉमन पॉइंट्स हैं, तो किसी ना किसी चैप्टर में इसको बीच में इंक्लूड करा ही होएगा इन्होंने। या तो आपने फर्स्ट चैप्टर में, मैं देख लूँगी कौन कौन से चैप्टर मतलब किस में है इंक्लूडेड, या जब हम पिछले चैप्टर करेंगे, अब तक जो चैप्टर करें उसमें तो इनकी रेफरेंस नहीं आई, लेकिन जब हम जो हमारे चैप्टर रह गए हैं उनमें देख लेंगे फिर जब करेंगे, क्योंकि इनकी बातें तो होएंगी। ये तो होएगा नहीं कि इसको ख़त्म मतलब डिलीट ही कर दें या ना डालें। चलो, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, आप बस इसको मोटा मोटा पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है, कि क्योंकि आपको डिटेल नहीं चाहिए इस चैप्टर की। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट है, तो जैसे आपको जब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल आएगा तो अगर एग्रीकल्चरल इनकम गिवन होती है तो वो माफ़ होती है, एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट ऑन एनआरई अकाउंट, इसकी डिटेल नीचे है, एनआरई अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। रेमोनरेशन अगर आपको मिल रही है अगर आप नॉन रेजिडेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं हो, डिज़ास्टर में अगर आपको कोई कंपनसेशन मिली है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एजुकेशन स्कॉलरशिप अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट, गैलेंट्री अवार्ड्स अगर आपको मिले हैं, और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये अगर केसेस हैं ये सारी आगे
इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगर ये इनकम्स है आपकी तो आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन एचयूएफ को अगर अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा है, पार्टनर को शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का अपने फर्म में से, अलाउंसेस पेबल आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया, एम्प्लॉयर ने अगर इनकम टैक्स पे करा है, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट, एमपी एमएलएस को पेमेंट, फैमिली पेंशन अगर विडो चिल्ड्रन या लीगल हायर्स को मिली है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेंबर, इनकम रिसीव्ड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड इनकम रिसीव्ड इन ट्रांजैक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज। तो ये मोटे मोटे इस चैप्टर के पॉइंट्स हैं जो एग्जम्प्ट है। तो ये आपका है इनकम्स नॉट इंक्लूडेड सेक्शन 10। आपने ना मेन जो इंडेक्स है ना उसमें देखो सेक्शन 10 की रेफरेंस कहाँ दी हुई है, सेक्शन 10 कहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेन इंडेक्स है ना जहाँ पे सेक्शंस लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे देखो सेक्शन 10 कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। ना टाइम। चलो अच्छा है। बस आप फिर ना ये जो स्टार्टिंग वाले मैंने आपको बताया ना ये वाली लिस्ट, बस लिस्ट याद कर लेना, बहुत है ठीक है मैम। ना। जो नहीं है तो फिर उनको क्यों, बीच में अगर आएंगे तो देख लेंगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम बाकी सुन लो, अब मैं अकेले क्या बोलूँगी। कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा नॉलेज ही है। तो एग्रीकल्चरल इनकम माफ़ है। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर दो प्रोसेसेस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस एंड सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस तो हमें पता है कि जब तक फसल उग नहीं जाती तब तक हमें उसको वो करने ही पड़ते हैं। तो दोज ऑपरेशन बाय एग्रीकल्चरिस्ट विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, वो बेसिक ऑपरेशन है। तो दूसरे सब्सीक्वेंट ऑपरेशंस भी ज़रूरी होते हैं, जैसे वीड्स निकालना, उनको डिगिंग करते रहना और उनकी टेक केयर करना, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना, ऐसी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में अगर ऐसे प्रोसेसेस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, मतलब जो जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता, तो उनमें से अगर कोई आपको इनकम मिलती है, मतलब आप सेल करते हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पोटैटो उगा के उसको सेल कर दिया, उसमें से हम जितने भी आपके खर्चे होंगे सेल प्राइस में से कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन वो माइनस हो जाते हैं। और एग्रीकल्चरल इनकम वैसे भी आपकी एग्जम्प्ट है, तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो इसमें लेकिन वो प्रोसेसेस होने चाहिए उस इनकम के ऊपर जो बेसिक है। तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बना के पोटैटो उगा के उसके बाद उसके पोटैटो चिप्स बना के उसको सेल करो तो फिर दिस इज़ नॉट एग्जम्प्ट, ये एग्रीकल्चरल, क्योंकि चिप्स बनाना बेसिक ऑपरेशन नहीं है। तो अगर आप उसकी फॉर्म चेंज कर देते हो, ठीक है, अगर उसको चेंज कर देते हो, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से शुगर बना के उसको सेल करते हो, फिर ये एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि शुगर इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। लेकिन हाँ, उसमें से आपके जो खर्चे होते हैं कल्टीवेशन के वो माफ़ हो जाते हैं, वो माइनस हो जाते हैं, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग करके आपने कोई चीज़ बनाई है तो वो माफ़ हो जाएगी। दूसरी बात, पहले तो सेल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड,
और उसमें से आपने वो पोर्शन एग्रीकल्चरल लैंड रेंट पे दिया हुआ है किसी को उगाने के लिए, जैसे लैंड आपका है लेकिन उसको आपको रेंट पे दिया हुआ है, और जिसको रेंट पे दिया है वो अपनी एग्रीकल्चरल उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है और कमा रहा है। तो ये जो एग्रीकल्चरल रेंट है ये भी एग्जम्प्ट है, इसके ऊपर भी आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन सबलेटिंग के ऊपर भी, अगर जिसको आपने रेंट पे दिया है उसने आगे थोड़ा सा पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है उस वो भी एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्रीकल्चरल इनकम कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ऑल एक्टिविटीज़ विच हैव सम डिस्टेंट रिलेशन टू लैंड, डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ स्टॉक, बटर एंड चीज़ मेकिंग, पोल्ट्री एंड फार्मिंग। तो ये इनका कोई लेना देना नहीं है। डेयरी फार्मिंग, ब्रीडिंग, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ये सब टैक्सेबल है इनकी इनकम के ऊपर आपको कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स हो रही हैं, आप वो जो सीड्स वगैरह है वो तैयार कर रहे हो, वो माफ़ है, ठीक है, शैल बी डीम टू बी एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसमें ये आपकी एग्जम्प्ट हो जाएंगी इनको अगर आप सेल करते हो। तो प्रोसेसेस ऐसे होने चाहिए, कौन से प्रोसेसेस माफ़ है, ऐसे होने चाहिए जो उसको मार्केट तक ले जाने के लिए फिट रखे। तो अगर पोटैटो को आप पैक कर रहे हो या बोरियों में बांध रहे हो या ऐसा कोई भी प्रोसेस जिससे वो ख़राब ना होए, वो ही उनको ही एग्रीकल्चरल माना जाएगा। लेकिन अगर आप उसको आगे बेच रहे हो, उसको आगे चेंज कर रहे हो, उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हो, शुगर केन से शुगर बना रहे हो, उसको आगे वीट से आटा बना रहे हो, फिर वो एग्रीकल्चर नहीं रहेगा। तो सेल ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन द मार्केट, तो एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोड्यूस, या अगर आपको रेंट मिल रहा है फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेशली रबड़ का केस जो एज इट इज़ नहीं बिकते, टी लीव्स, कॉफ़ी बीन्स। तो ये जो रबर, टी लीव्स, कॉफ़ी बीन्स हैं, ये गवर्नमेंट ने इनको पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल बनाया हुआ है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एग्रीकल्चरल, हम इनको एज इट इज़ नहीं बेचते। तो जितना क्योंकि उसको फॉर्म चेंज करके ही यूज़ करना पड़ता है, ये एज इट इज़ यूज़ नहीं होते, ठीक है। तो इनको पाउडर बनाना ही पड़ता है, इनको रोस्ट करना ही पड़ता है, टी लीव से टी वो बनाने ही पड़ते हैं, चाय पत्ती बनानी पड़ती है रबड़ से तो ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने इनको पहले ही अलग अलग कर दिया, आधा आधा कर दिया है। कहते हमने आपको एक परसेंटेज दे दी है, दिस इज़ द परसेंटेज, ये आपकी परसेंटेज है, हम कितना उसका पोर्शन एग्रीकल्चरल मानेंगे और कितना पोर्शन बिजनेस इनकम मानेंगे। तो अगर आप इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट्स, अगर आप रबड़ प्लांट से रबड़ प्रोडक्ट्स बना के उनको बेच रहे हो, तो उस इनकम का 65% हम एग्रीकल्चरल मानेंगे एंड 35% बिजनेस इनकम मानेंगे। देन इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया, ग्रोन, तो अगर कल्ला ग्रोन एंड क्योर्ड है तो 75% एग्रीकल्चरल एंड 25% नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो बिजनेस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, इतना पोर्शन टैक्सेबल हो जाएगा और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगी और अगर ये जो कॉफ़ी है वो ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है, फिर 60% एग्जम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर, और अगर टी का केस है तो 60% हम एग्रीकल्चरल मानेंगे एंड 40% हम इनकम मानेंगे। तो यही आपके पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है सारा कुछ, तो आप सीधा ये चार्ट कर लो, दैट इज़ इनफ कि कितना पोर्शन एग्रीकल्चरल है और कितना पोर्शन एग्जम्प्ट है। लेकिन उनमें से आपको जो भी खर्चे होंगे आपके कल्टीवेशन के, जो भी होंगे उसको उगाने में ठीक करने में, उन एक्सपेंसेस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो डिडक्शन करने के बाद ही बाकी का पोर्शन डिवाइड होएगा। तो मिस्टर बी ग्रोज शुगर केन एंड यूजेस द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। तो उसने शुगर केन उगाई, अब उसका क्या करेगा, शुगर बनाएगा।
अब अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को कन्वर्ट कर दिया जाए शुगर में, तो अब ये दो प्रोडक्ट हो गए, एक शुगर केन, दूसरी शुगर। अब जो शुगर है वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल, और जो शुगर केन है वो एग्रीकल्चरल है। 30% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹10 lakh एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 lakh। तो 30% ऑफ शुगर केन इसको उसने क्या करा है, एज इट इज बेच दिया है। ₹4, सेल वैल्यू है 10 लाख। और जो बाकी का 70% है उसकी कॉस्ट है 14 लाख एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। तो 22 लाख की, बाकी की जो 70% है उसकी मार्केट वैल्यू है 22 लाख और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख। After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process on the balance sugarcane, the sugar was sold for ₹25 lakh। तो कहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में 1.5 लाख और खर्चा हुआ, और फिर बाकी की शुगर केन उसको कितने में हमने बेच दिया, सेल वैल्यू है 25 लाख की हमने बेच दी। तो अब ये जो ये वाला पोर्शन है जो हमने शुगर केन को शुगर बनाने के लिए यूज़ करा और उसको आगे सेल करा है, वो आपकी बिज़नेस इनकम होएगी, और जो 30% है ये माफ़ है। तो बिज़नेस इनकम में आपकी सेल वैल्यू है 25 लाख, इसमें से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो माइनस करनी है, और उसके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो मार्केट वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1.5 लाख वो निकाल देने आपने। और बाकी की जो इनकम है वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। अब एग्रीकल्चरल इनकम, सो दिस इज़ योर बिजनेस इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम, अब आपके जो शुगर केन थी 22 लाख की शुगर केन, उसमें से हमने जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 14 लाख, तो 22 लाख में से 14 लाख माइनस करके बाकी आपका 8 लाख आ गया। अब ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम जो शुगर केन उसने सेल करी है 10 लाख की, उसमें से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है 5 लाख और बाकी का 5 लाख आपकी एग्रीकल्चरल इनकम बन गई, जो कि माफ़ है। एग्रीकल्चरल पॉइंट है ना पहले चैप्टर में। हाँ मैंने बोला ना ये है, कहीं ना कहीं होएगा। हाँ इसमें सेक्शन था 2 क्लॉज 1A था। इन्होंने एक चैप्टर हटा दिया, लेकिन कहीं मतलब होते हैं ये हर चैप्टर में, क्योंकि जब हम सब चीज़ें करते हैं ना तो कौन सा इनकम माफ़ है, एग्जाम्प्ट है, कौन सी जैसे डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, तो इनका तो पूछा ही जाता है, होता ही है, ये पार्ट ही है। ओके मैम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, ऐसे इनको डिस्टिंग्विश करना है, लेकिन उसमें से जो खर्चे हुए हैं कल्टीवेशन के, जो खर्चे हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आगे रबड़ का है, मिस्टर सी मैन्युफैक्चर लेटेक्स फ्रॉम द रबर प्लांट्स। अब रबर प्लांट्स को उन्होंने 65% वो एग्रीकल्चरल मानते हैं और बाकी 35% बिजनेस इनकम है। इन्होंने कितने का सेल करा, 30 लाख, और उसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख, और मैन्युफैक्चर करने की, तो आप पहले आपने जो उसकी सेल वैल्यू है उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देने हैं। तो अब आपका बचा 18 माइनस करके 12 लाख। अब 12 लाख को आपने एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल में डिवाइड कर देना है। तो पहले आपने जो सेल वैल्यू है उसको, उसमें से खर्चे माइनस कर देने हैं, और जो बचेगा उसको आपने एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल में डिवाइड कर देना है। ऐसे ही कॉफ़ी है, कॉफ़ी का 75%, 35%, 60%, 40% अगर वो ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड है। तो कॉफ़ी दो तरह की है,
नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। तो फार्म बिल्डिंग अगर एग्रीकल्चरल लैंड का पार्ट है तो फिर हम उसको एग्रीकल्चर का ही हिस्सा मानेंगे और उसको माफ़ कर देंगे। और अगर ये अलग से बना हुआ है फिर ये अलग ही माना जाएगा, फिर उसको एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं माना जाएगा। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग विच इज़ ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट। तो जिसको रेंट मिल रहा है, और रेवेन्यू ऑफ एनी सच लैंड ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर। तो या तो उसका खुद वो उसके ऊपर कल्टीवेट कर रहा है, या उसने किसी को दिया हुआ है और उसके ऊपर रेंट कमा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू द प्रोड्यूस ऑफ एनी प्रोसेस डिस्कस अबव वुड बी एग्रीकल्चरल इनकम। तो बिल्डिंग फार्म बिल्डिंग में से कोई भी इनकम आ रही है, चाहे आपको कल्टीवेशन से आ रही है आपको बेच के, या फिर आपने रेंट पे दी हुई है और वो रेंट की इनकम आ रही है, वो कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम है और वो माफ़ है। However, income rising from the use of such farm building for any purpose, लेकिन अगर आप उसको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए दे दोगे रेंट पर, फिर वो एग्रीकल्चरल नहीं रहेगी और वो आपकी जो है हाउस प्रॉपर्टी के अंडर चली जाएगी। तो जिसको आपने रेंट पे दी है वो भी उसके ऊपर एग्रीकल्चर ही करे, तभी आपको वो रेंट माफ़ होएगा। Further, the income from such farm building would be agricultural income only if the following two conditions are। तो ये जो फार्म बिल्डिंग है कहते हैं इसको हम तभी एग्जाम्प्ट करेंगे अगर ये इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड है, मतलब बिल्कुल उसके साथ अटैच्ड है, उसका पार्ट है। The receiver of the rent or revenue of the cultivator or receiver of the rent in by reason of his connection with such land reacquire it as a dwelling house or as a store house। तो उसको वो as a storage यूज़ कर रहा है, मतलब जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको वहाँ पे रखने के लिए, जैसे बारिश ना हो तो आप काट कूट के सामान जो है उसके अंदर रख देते हो, एक बिल्डिंग सी बनाई हुई है, सारा सामान उसके अंदर एग्रीकल्चर का रखते हो। तो ऐसे अगर एरियाज़ बने हुए हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर ही कहलाएंगे। तो वो फिर जो पार्ट है, चाहे वो अलग से उन्होंने बनाया हुआ है, रूम बनाया हुआ है, लेकिन हम उसको एग्रीकल्चरल ही मानेंगे। इन एडिशन टू द अबव कंडीशन एज एनी ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाइड। लैंड शुड ईदर बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इंडिया और बी सब्जेक्ट टू अ लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर। ये करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ इसमें डिस्टेंस दिए हुए हैं कि हम किसको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंडेंट है कौन रूरल है और कौन सा अर्बन है। तो अगर आपका म्यूनसिपैलिटी के जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी की कवरेज है उसको हम अर्बन मानते हैं, जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी की कवरेज है उसको हम अर्बन मानते हैं। और अगर आपका म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर तक का रास्ता है, 2 किलोमीटर तक, और आपकी जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से नीचे है, तो हम उसको रूरल मानेंगे। 10,000 है, ये 10,000 2 किलोमीटर के एरिया में जो आते हैं। हाँ जी, 10,000 का 2 किलोमीटर से ऊपर है। यहाँ पर इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच, मतलब इस एरिया के बीच में नहीं होने चाहिए। तो मतलब हम इसकी उल्टा बात करेंगे। तो 2 किलोमीटर से ऊपर, 2 किलोमीटर के बाहर है, ठीक है, और 10,000 से नीचे उनकी पॉपुलेशन है। तो ऐसे एरिया, तो यहाँ पे लिखा हूँ इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, मतलब ये ऊपर से एरोप्लेन के थ्रू इन्होंने मेजर करे हुए हैं इन रिस्पेक्ट टू अ रेंज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो 2 किलोमीटर से ऊपर होने चाहिए और 10,000 से पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये 2 किलोमीटर से 6 किलो